From the heart of the Himalayas, this is Himachal News. नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं 4 अप्रैल 2026 की देवभूमि हिमाचल से जुड़ी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 7 और सरकारी स्कूलों को सीबीएसई में किया शामिल, कुल संख्या 146 पहुंची। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। सरकार के इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी तथा पढ़ाई पर खर्च कम होगा। सरकार ने इसके साथ ही राज्य के सरकारी संस्थानों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने की अपनी नीति को आगे बढ़ाया है। गौरतलब है कि इस नई बढ़ोतरी के साथ राज्य के लगभग 146 सरकारी स्कूल अब तक सीबीएसई के ढांचे में शामिल हो चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार नए शामिल किए गए स्कूल मंडी, कुल्लू, हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में स्थित हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा द्वारा जारी आदेश में संबद्धता प्रक्रिया को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि इस विस्तार से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में भी काफी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सीबीएसई प्रणाली को अपनाने से मौजूदा बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग होगा, जिससे राज्य पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। इसके साथ ही अपने बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक अवसर चाहने वाले अभिभावकों के लिए भी शिक्षा का खर्च कम होगा। एचपीटीडीसी के 8 होटलों का निजीकरण, हिमाचल सरकार के फैसले पर आरएस बाली ने जताई आपत्ति। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी एचपीटीडीसी की मर्जी के खिलाफ 8 होटलों को सरकार निजी हाथों में देने जा रही है। सरकार के इस निर्णय को चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। ये बात पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि घाटे में चल रहे इन होटल को रेनोवेशन की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार से पैसा मुहैया करने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में इन होटल को संचालन एवं मरम्मत यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आधार पर निजी हाथों में देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास निगम इन होटल को निजी हाथों में देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी भी होटलों को निजी हाथों में देने का विरोध किया है। आरएस बाली ने बताया कि कांगड़ा में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संभव हो सकेंगी, इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की निदेशक मंडल की बैठक वीरवार देर शाम को हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए हैं। धौलाधार की खूबसूरत पहाड़ियों के तल पर नगरोटा बगवान बनेर खड्ड के किनारे 180 करोड़ का 5 स्टार होटल बनाने जा रहे हैं। ये होटल एडीबी यानी एशियन विकास बैंक परियोजना के तहत बन रहा है। इस होटल के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा टेंडर 6 अप्रैल को फाइनल किया जाएगा। हिमाचल में शिक्षकों के तबादलों पर प्रतिबंध जारी, केवल जरूरत पर ही होंगे ट्रांसफर। सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटेगा। केवल अत्यावश्यक मामलों, नीड बेस्ड में ही तबादलों के आदेश जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इसको लेकर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। जल्द ही विभाग इसको लेकर अधिसूचना जारी कर देगा। विभाग ने तर्क दिया है कि 158 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है। इन स्कूलों में 5600 से ज्यादा शिक्षकों की ही नियुक्तियां होनी हैं। ऐसे में यदि ये प्रतिबंध भी हटा दिया जाता है तो इसका विपरीत असर पड़ेगा। ऐसे में पहले विभाग सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियां करेगा। सरकार के इस फैसले से कुछ शिक्षकों को राहत मिली है तो कुछ को नुकसान भी होगा। जिन शिक्षकों का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके ऊपर से तबादले की तलवार हट जाएगी। वहीं कई शिक्षक अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद नजदीक के स्थानों पर तबादला चाहते थे, उन्हें इसका नुकसान हो जाएगा। विभाग के अनुसार तबादलों पर सामान्य प्रतिबंध नहीं हटेगा। जहाँ जरूरत होगी वहाँ तबादले किए जाएंगे। बीमारी व अन्य कारणों के चलते तबादले किए जाएंगे। शिक्षकों के तबादलों पर शैक्षणिक सत्र यानी 31 मार्च तक प्रतिबंध लगाया हुआ था। विभाग ने पहले निर्णय लिया था कि अप्रैल के पहले सप्ताह में तबादलों पर लगा बैन हटाया जाएगा, जिसके बाद 15 अप्रैल तक शिक्षकों से तबादले के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। अब इस निर्णय को बदला गया है। जिन स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी है या जहां एक ही विषय के अधिक शिक्षक तैनात हैं, वहां आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब हर शराब की बोतल पर होगा क्यूआर कोड, स्कैन करते ही दिखेगा अधिकतम मूल्य और उत्पादन तिथि। हिमाचल प्रदेश में नई आबकारी व्यवस्था के तहत क्यूआर कोड प्रणाली लागू कर दी है। 31 मार्च के बाद भरी और पैक की गई हर शराब की बोतल पर ये कोड अनिवार्य हो गया है। बिना क्यूआर कोड वाली नई बोतलों की बिक्री नहीं होगी, जबकि केवल पुराना स्टॉक ही बिना क्यूआर कोड के बेचा जाएगा। नई व्यवस्था में बोतल पर लगे क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही उपभोक्ता को अधिकतम विक्रय मूल्य, निर्माण तिथि, बैच नंबर, निर्माता का नाम
नाम, वैध अवधि और लाइसेंस से जुड़ी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। इससे खरीदार मौके पर ही कीमत की पुष्टि कर सकेगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर तुरंत शिकायत दर्ज कर सकेगा। अब तक अधिकतम विक्रय मूल्य केवल लेबल पर मुद्रित रहता था, जिसे लेकर कई बार ओवरचार्जिंग और छेड़छाड़ की शिकायतें आती थीं। नई डिजिटल व्यवस्था के बाद स्कैन में दिखने वाला मूल्य ही अंतिम मान्य होगा। इससे उपभोक्ताओं को ठगी से राहत मिलेगी। किसी भी ठेके पर यदि QR कोड में दिख रहे अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक राशि वसूली जाती है तो उपभोक्ता प्रमाण के साथ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। विभागीय टीमें भी निरीक्षण के दौरान मौके पर स्कैनिंग कर मूल्य और स्टॉक की जाँच करेंगी, जिससे कार्रवाई अधिक सटीक होगी। इस प्रणाली से हर बोतल का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखला पर निगरानी मजबूत होगी। अवैध या नकली शराब की पहचान करना आसान होगा और संदिग्ध बाज पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। उत्पादक कंपनियां अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही अधिकतम विक्रय मूल्य अपडेट कर सकेंगी। हिमाचल में 2 करोड़ की हेराफेरी, मनरेगा के सोशल ऑडिट में सामने आई बड़ी गड़बड़। केंद्र ने बेशक मनरेगा की जगह VBG रामजी योजना लागू कर दी हो, लेकिन हिमाचल में मनरेगा के सोशल ऑडिट में खामियां मिली हैं। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में पेश सोशल ऑडिट रिपोर्ट में वर्ष 2024-25 के दौरान 1 करोड़ 94 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं। ये रिपोर्ट बजट सत्र में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर से सदन में रखी गई है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि योजना को लेकर लोगों में जागरूकता का स्तर बेहद कम है और शिकायत निवारण तंत्र भी कमजोर बना हुआ है। राज्य के सभी 12 जिलों में 2 चरणों में किए गए ऑडिट के दौरान 17,470 मामले सामने आए। पहले चरण में 3,606 और दूसरे चरण में 3,232 ग्राम पंचायतों को कवर किया गया। इनमें से 9,674 मामलों की एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR पोर्टल पर अपलोड की गई, लेकिन केवल 2,417 मामलों का ही संतोषजनक निपटारा हो सका। रिपोर्ट के अनुसार 5,813 मामलों में 1 करोड़ 94,35,251 रुपए की हेराफेरी पाई गई। अब तक 45.67 लाख रुपए की वसूली की गई है, जबकि 31.49 लाख रुपए के मामलों को खारिज किया गया है। गड़बड़ियों में बिना काम किए भुगतान, फर्जी बिल और कागजों में खर्च दिखाने जैसे मामले शामिल हैं। CBSE का पाठ्यक्रम राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम से पूरी तरह अलग। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रणाली के तहत कई मेधावी छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहां मूल्यांकन के तरीके उतने प्रतिस्पर्धी या अंक दिलाने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि CBSE में जाने से कक्षा 10 और 12 के छात्रों को राष्ट्रीय परीक्षण मानकों के अनुरूप तैयारी करने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के बेहतर अवसर मिलेंगे। दूसरी ओर इस बदलाव से अभिभावकों में कुछ भ्रम भी पैदा हुआ है। कई लोगों का मानना है कि CBSE का पाठ्यक्रम राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम से पूरी तरह अलग है। असल में CBSE के तहत बोर्ड परीक्षाओं से इतर का अधिकांश पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की पाठ्य पुस्तकों पर ही आधारित है। इसके अलावा कक्षा 5, 8, 10 और 12 को छोड़कर अन्य कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम काफी हद तक एक जैसा ही रहता है। अधिकारियों ने बताया कि इस सुधार का उद्देश्य एक समान शैक्षणिक मानक सुनिश्चित करना, छात्रों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना और हिमाचल के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध अवसरों के लिए तैयार करना है। इस प्रक्रिया में मुख्य शिक्षण सामग्री की निरंतरता को भी बनाए रखा जाएगा। हिमाचल सरकार ने 3 साल में मेहमानों पर खर्च किए 6 करोड़ 50 लाख, 426 लोगों को मिला स्टेट गेस्ट का दर्जा। हिमाचल में 3 वर्ष के दौरान 426 लोगों को सरकार ने स्टेट गेस्ट यानी राज्य अतिथि का दर्जा दिया। इस अवधि में इन अतिथियों के रहने, खाने पीने और परिवहन की व्यवस्था पर सरकार ने 6 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए। ये जानकारी विधानसभा के बजट सत्र की आखिरी बैठक में आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2026 तक कुल 426 व्यक्तियों को स्टेट गेस्ट घोषित किया गया। इनमें वर्ष 2023 में 143, वर्ष 2024 में 127, वर्ष 2025 में 149 और जनवरी 2026 में 7 लोगों को ये दर्जा दिया गया। इस दौरान राज्य अतिथियों के रहने और खाने पीने पर लगभग 4 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि परिवहन सुविधाओं पर करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए गए। इस तरह कुल खर्च लगभग 6.5 करोड़ रुपए रहा। लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि किसी व्यक्ति को स्टेट गेस्ट घोषित करने का प्राविधान राज्य अतिथि नियम 1990 के तहत किया जाता है। नियमों के अनुसार अलग अलग श्रेणियों के प्रमुख पदों पर बैठे लोगों व विशेष परिस्थितियों में आने वाले प्रतिनिधियों को ये सुविधा दी जाती है।
शिमला पहुंचे JOA IT 817 के कर्मचारी सीएम सुक्खू के सामने रखी एकमुश्त छूट देकर एक साथ नियमित करने की मांग। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद नौकरी पाने वाले कनिष्ठ कार्यालय सहायक JOA 817 के कर्मचारियों की मुश्किलें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। नियमितीकरण की अवधि में आ रही विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर शुक्रवार को इन कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास ओक ओवर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पूरे बैच को एकमुश्त छूट देकर एक साथ नियमित करने की गुहार लगाई है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि JOA 817 की भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण इसका परिणाम अगस्त 2024 में जाकर घोषित हुआ। परिणाम आने के बाद विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी गईं, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को सितंबर 2024 में ज्वाइनिंग मिली, जबकि कई अन्य को प्रशासनिक कारणों से अक्टूबर 2024 में ज्वाइनिंग दी गई। सरकारी नियमों के अनुसार सितंबर में नियुक्त कर्मचारी अक्टूबर 2026 में नियमित हो जाएंगे, जबकि महज कुछ दिन बाद अक्टूबर में ज्वाइनिंग करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए अप्रैल 2027 तक का इंतजार करना पड़ेगा। इससे एक ही बैच के कर्मचारियों के बीच वरिष्ठता और वेतन लाभ में 6 महीने का भारी अंतर आ जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने अमला तर्क रखते हुए कहा कि पोस्ट कोड 817 के सभी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया, परीक्षा और परिणाम घोषित होने की तिथि बिल्कुल एक समान है। ऐसे में केवल विभागीय लेट लतीफी के कारण ज्वाइनिंग में हुए अंतर का खमियाजा कर्मचारियों को क्यों भुगतना पड़े। रणधीर शर्मा बोले, चेस्टर हिल घोटाले की हाईकोर्ट जज से जांच हो, भ्रष्टाचार पर सीएम की चुप्पी क्यों। भाजपा मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता तथा विधायक रणधीर शर्मा ने आज आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और ईमानदारी का ढोंग कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। रणधीर शर्मा ने कहा कि सोलन के चेस्टर हिल भूमि प्रकरण ने प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस प्रकार कार्यवाहक मुख्य सचिव को स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों का बचाव करना पड़ा, वो प्रदेश के इतिहास में अभूतपूर्व है। जहां सफाई देने अधिकारी खुद सामने आए और सरकार मौन रहे, वहां दाल में नहीं पूरी दाल ही काली है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा प्रेस वार्ता में कई पूर्व और वर्तमान वरिष्ठ अधिकारियों के नाम लेने से प्रदेश में सनसनी का माहौल बन गया है और आम जनता के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को न केवल बचा रही है, बल्कि उन्हें एक्सटेंशन देकर महत्वपूर्ण पदों पर बैठा रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय आज फैसलों का केंद्र कम और कमीशन कल्चर का अड्डा ज्यादा बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में ठेकेदारों के भुगतान तक कथित कमीशन के आधार पर हो रहे हैं, जिसकी सेटिंग है उसका भुगतान, बाकी का इंतजार। ये स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब दूसरी पत्नी भी हो सकती है पेंशन की हकदार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन के एक मामले में मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की पहली पत्नी की मृत्यु उसके जीवित रहते ही हो गई हो और पेंशन का कोई अन्य दावेदार न हो, तो दूसरी पत्नी को पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये मामला एक ऐसे कर्मचारी से जुड़ा है जिसकी दूसरी पत्नी ने पेंशन के लिए याचिका दायर की थी। कर्मचारी ने याचिकाकर्ता से शादी तब की थी जब उसकी पहली पत्नी जीवित थी। पहली पत्नी की कोई संतान नहीं थी और उनका निधन साल 2015 में हो गया था। इसके बाद साल 2021 में कर्मचारी की भी मृत्यु हो गई। दूसरी पत्नी से कर्मचारी के 2 बच्चे हैं। राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में दूसरी पत्नी के पेंशन दावे को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये विवाह तब हुआ जब पहली पत्नी जीवित थी, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। हालांकि न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पहली पत्नी की मृत्यु कर्मचारी के जीवन काल में ही हो गई थी और उनका कोई वारिस नहीं है। याचिकाकर्ता के अलावा पेंशन पर दावा करने वाला कोई दूसरा पक्ष नहीं है, जिससे किसी के हितों को नुकसान नहीं पहुंच रहा। यदि एक पुरुष और महिला लंबे समय तक साथ रहते हैं तो कानून उनके विवाह की वैधता को स्वीकार कर सकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, केंद्र के समक्ष उठाया जाएगा एनटीटी भर्ती में राहत का मामला। हिमाचल के 6000 से अधिक स्कूलों में एनटीटी की भर्ती में तय पात्रता में राहत के लिए केंद्र के समक्ष मामला उठाया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान ये ऐलान किया है। विधायक डॉक्टर जनक राज के मूल और विधायक हंस राज के अनुपूरक सवाल पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 6409 प्राथमिक पाठशालाओं में प्री प्राइमरी कक्षाएं चलाई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि HPSIDC के तहत NTT के पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि NCTE की गाइडलाइन के तहत NTT के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं NTT डिप्लोमा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन में राहत का मामला दिल्ली जाकर उठाएंगे और इस दिशा में राहत पाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि NTT और आया हेल्पर समग्र शिक्षा के तहत नियुक्त किए जा रहे हैं। सेब पर जीरो टैरिफ के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस का केंद्र पर हमला, अमेरिका के दबाव में न झुकने की नसीहत। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के तहत सेब पर आयात शुल्क घटाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने चेतावनी दी कि हिमाचल के बागवानों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राठौर ने कहा कि अमेरिका द्वारा जीरो टैरिफ की मांग भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सेब पर आयात शुल्क कम किया जाता है तो इसका सीधा असर हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो काफी हद तक बागवानी पर निर्भर है। गैस के बढ़ते दामों ने ढाबा होटल के मालिकों की बढ़ाई चिंता। मंडी में कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल आने से ढाबा और होटल चलाने वाले कारोबारियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। सिलेंडर के दाम में करीब 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिससे 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 2300 रुपए के आसपास पहुंच गया है। कुछ समय पहले तक यही सिलेंडर 1700 रुपए में मिलता था। लागत बढ़ने के बावजूद दुकानदार अपने खाने पीने के सामान के दाम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जिससे उन्हें व्यापार में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बढ़ती कीमतों के साथ साथ गैस की कमी शॉर्टेज ने भी आग में घी डालने का काम किया है। कारोबारियों का कहना है कि वे ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी समय पर डिलीवरी नहीं मिल रही है। इस किल्लत की वजह से कई ढाबा संचालक अब लकड़ी के तंदूर और इलेक्ट्रिक इंडक्शन का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं, जिससे उनकी मेहनत और खर्च दोनों बढ़ गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि कुछ संचालकों ने अब अपना काम बंद करने तक की चिंता जताई है। पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हिम केयर का जीवन लेने पर उतारू सुक्खू सरकार। पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिम केयर योजना ने 11 लाख रुपए से ज्यादा लोगों का अब तक इलाज इस योजना से हुआ है। लाखों लोगों को इस योजना ने जीवन दिया है, लेकिन अब व्यवस्था परिवर्तन वाली सुक्खी सरकार हिम केयर का जीवन लेने पर उतारू है। दुख की बात है कि सरकार ब्लैकमेलिंग पर उतर आई है और तमाम तरीके की साजिशें करके वो हिम केयर को बदनाम कर रही है। योजना को तबाह करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। जयराम शुक्रवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के शंकर देहरा में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार ने वृद्धावस्था, दिव्यांगता और सहारा पेंशन पा रहे लोगों की पेंशन रोकी। किसी न किसी बहाने से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब सरकार ने संवेदनहीनता दिखाते हुए सहारा पेंशन पा रहे लोगों को मृत घोषित कर पेंशन रोक दी। अभी तक कुछ ही मामले सामने आए हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या हजारों में है जिनकी किसी न किसी बहाने सामाजिक सुरक्षा की पेंशन बंद कर दी गई है। शुक्रवार को हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और देव परंपराओं का अनूठा संगम सराज विधानसभा क्षेत्र के शंकर देहरा स्थित नाठी में देखने को मिला। जयराम ठाकुर ने देव विष्णु मतलोड़ा और देवी दुलासन के नवनिर्मित रथों की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत कर शीश नवाया और क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति व खुशहाली की कामना की। कहा कि आने वाली पीढ़ियों को इस विरासत को संजोकर रखना चाहिए। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, अप्रैल में लौटी दिसंबर वाली ठंड, बर्फबारी और ओलावृष्टि से कांपा प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और अप्रैल के महीने में लोगों को दिसंबर जैसी ठंड का एहसास होने लगा है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश की ऊंची चोटियों पर जहां बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, वहीं निचले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। सबसे बड़ी चिंता किसानों और बागवानों के लिए खड़ी हो गई है, जिनकी फसलों पर इस बेमौसमी बारिश की भारी मार पड़ी है। चोटियों पर बर्फबारी, शहरों में बारिश। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा की ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर हिमपात हो रहा है। वहीं राजधानी शिमला सहित कांगड़ा और अन्य निचले हिस्सों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। शुक्रवार को धर्मशाला में सबसे ज्यादा 8 मिलीमीटर, कांगड़ा में 4 और शिमला में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम में आए इस अचानक बदलाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री तक लुढ़क गया है। 9 अप्रैल तक राहत की कोई उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल इस खराब मौसम से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। 9 अप्रैल तक प्रदेश में ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 से 7 अप्रैल के बीच कुल्लू, शिमला, सोलन और मंडी में तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावना है। वहीं 7 से 9 अप्रैल के बीच एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश भर में फिर से व्यापक बारिश हो सकती है।
किसानों बागवानों की बड़ी धड़कनें। इस बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। भारी ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेहूं और मटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं सेब के बगीचों में इन दिनों फ्लावरिंग फूल खिलने का समय है। ऐसे में ओले गिरने से बागवानों को बड़े आर्थिक नुकसान का डर सताने लगा है। तेज हवाओं के चलते गुठलीदार फलों, प्लम, आड़ू आदि को भी भारी क्षति पहुंची है। परीक्षा पेपर टैंपरिंग की पुष्टि के बाद परिजनों ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग। झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत जोरा स्कूल के पूर्व छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा हुआ है। वहीं रिपोर्ट आने के बाद अभिभावक और इन छात्रों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोताही सामने न आए और किसी भी छात्र के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ न हो। जोरा स्कूल के पूर्व छात्रों और उनके अभिभावकों ने फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद परिधि गृह बिलासपुर में इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। अभिभावकों ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर कहा कि 9 फरवरी 2026 को ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ समय बाद जानकारी मिली। अब रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो गया है कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। अभिभावकों ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से इस मामले को लेकर एक जांच कमेटी गठित करने की बात कही है, लेकिन इस जांच कमेटी में अभिभावकों को भी शामिल किया जाए। इसमें एक पुरुष अभिभावक और एक महिला अभिभावक हो।